प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ की फौरी रिहाई की उम्मीदें आज चकनाचूर हो गई। उसकी वजह यह बनी कि उनकी तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, जिसके बाद जनाब नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अब हॉस्पिटल में रहने के बजाय कोट लखपत जेल में ही रहना पसंद करेंगे और अब उनकी फ़िलहाल फौरी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। आज जस्टिस आबिद फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जनाब नवाज शरीफ की रिहाई और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला 5 रोज़ कबल जो महफूज किया था वो सुनाया और 9 सफ़ात के इस फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ को इलाज मालजे की सहूलियात मैसर हैं और इस केस में मखसूस हालात साबित नहीं हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की रोशनी में ज़मानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ ने जब भी खराबी सेहत की शिकायत की उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। पेश करदा हक़ाइक़ के मुताबिक नवाज शरीफ का केस इंतहाई गैर मामूली नौइयत का है। फैसले के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट जेल के पास बीमार कैदी का इसको अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार है, जब किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ को जेल में रहना उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए वो जेल में भी रह सकते हैं। अदालती नज़ीरों के मुताबिक कैदी का जेल या हॉस्पिटल में इलाज हो रहा हो तो वह ज़मानत का हकदार नहीं होता। आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 2 माह कबल जनाब नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और लगभग 5 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जनाब नवाज शरीफ ने पिछले माह मेरिट पर अपनी सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी, लेकिन बाद वो दरख्वास्त वापस लेके तिब्बी बुनियादों पर सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, जो कि आज मुस्तरद हो गई है और जनाब नवाज शरीफ के इस केस के हवाले से फौरी मुस्तक़बिल जो है वो उसके लिए मुश्किलात, यकीनन मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आज के इस अहम फैसले में बात करते हैं, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज़ के मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। गोया कि जनाब नवाज शरीफ की अब इस मामले में फौरी रिहाई के इम्कानात भी ख़त्म हो गए हैं और क्या उनकी आज तिब्बी बुनियाद पे ज़मानत मुस्तरद हुई है, लेकिन अब एक्चुअल बुनियाद पे क्या वो ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं और इसके असरात उस पर भी पड़ेंगे या ये कि वो इससे इंडिपेंडेंट होगा मामला? बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कम अज़ कम इमीडिएट जो अभी आने वाला मुस्तकबिल है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की रिहाई के चांसेस अब थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अब रिहाई की सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। कानूनी तौर पे 2 किस्म की ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो मेरिट्स के ऊपर कोशिश करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी सज़ा की मुअत्तल कराने की दरख्वास्त को दायर करें, जिस तरह के एवनफील्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने किसी तिब्बी बुनियाद के ऊपर अपनी सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं दी थी, बल्कि मेरिट्स के ऊपर दरख्वास्त दी थी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त 2 जज साहिबान ने उसको मंजूर किया था और नवाज शरीफ साहब को बेल ग्रांट की थी। ये एक ऑप्शन है। इसके अंदर मसला ये है कि क्योंकि एक दफ़ा मेरिट्स के ऊपर दरख्वास्त दे दी गई थी, तो हमारी कानून की कि रेगुलर सर्कमस्टांसेस में उसको वापस दायर नहीं किया जा सकता। अच्छी बात नवाज शरीफ साहब के लिए ये है कि वो कभी भी उन्होंने मेरिट्स की दरख्वास्त अपनी सज़ा मुअत्तली की कभी भी आर्ग्यू नहीं की थी, उस पर दलाइल नहीं पेश किए थे, उसको पूरी तरह से आर्ग्यू नहीं किया गया था। इस बेसिस के ऊपर कि वो आज तक कभी इससे पहले आर्ग्यू नहीं हुई मेरिट्स पे दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुन भी सकती है, उसको सुन सकने की मजाज भी है, उस पर रिलीफ भी दे सकती है। ये पहली ऑप्शन है उनके पास। दूसरी ऑप्शन ऑब्वियसली उनके पास ये है कि वो आज के फैसले के खिलाफ
तिब्बी बुनियाद पे अपने सज़ा के सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अगर वो इस प्रोसेस के अंदर भी पढ़ते हैं तो ये कोई बहुत जल्दी हो जाने वाला शायद प्रोसेस ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करनी पड़ेगी, उसमें नोटिस सर्व होंगे, दोनों तरफ से दलाइल पेश किए जाएंगे, फिर फैसला शायद महफूज हो जाए। तो जो एक उम्मीद थी PMLN के हलकों में नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स के अंदर कि शायद इस हफ्ते में अगले कुछ दिनों के अंदर वो रिहा हो जाएंगे, अभी के लिए वो उम्मीद लगता है गोया ये जो फैसला है, ये जो मुकदमा, ये जो जमानत की दरख्वास्त थी, इसमें सिर्फ तिब्बी मेरिट को डिस्कस किया गया। अभी इसमें लीगल मेरिट्स डिस्कस नहीं हुई और लीगल मेरिट्स वाला ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के वकला ने ओपन रखा और अब वो ऑब्वियसली वो लीगल मेरिट्स के पे जाएंगे और इस दरख्वास्त के और इसकी समाअत में जो आर्गूमेंट हुए और जिसका फैसला हुआ वो असरअंदाज नहीं होगा लीगल मेरिट वाले केस पे। देखिए जी, आज के केस के अंदर तो कम से कम लीगल मेरिट्स डिस्कस ही नहीं हुए। आज के फैसले के अंदर लीगल मेरिट्स के ऊपर कोई मौसर अदालत ने उसके ऊपर कोई अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी, इसलिए ये असरअंदाज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है होगा नवाज शरीफ साहब के वकला हजरात के लिए लीगल मेरिट्स के ऊपर सस्पेंशन की दरख्वास्त दायर करना, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब एक दफ़ा कोई बेल एप्लीकेशन किसी अदालत के सामने चली जाए और वो थोड़ी सी भी आर्ग्यू करने के बाद, थोड़ी सी भी उसके ऊपर बहस होने के बाद अगर वो विड्रॉ हो जाए तो वापस आर्ग्यू नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ साहब के हक के अंदर ये बात जाती है कि उनकी मेरिट्स की दरख्वास्त के ऊपर तकरीबन बिल्कुल भी आर्गूमेंट्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सबसे पहले उनके वकला हजरात को ये बावर कराना पड़ेगा कि क्योंकि पहले हमने सिंपली मेरिट्स की एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी, उस पर बहस नहीं की थी, इसलिए हमारे पास ये इख्तियार है कि हम वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरिट्स पे एप्लीकेशन फाइल करें और अदालत इस इस्तदा को मुस्तरद भी कर सकती है अगर उसका ये ख्याल हो कि नहीं, पहले मेरिट्स पे थोड़ी बहस हो चुकी है। अब लेकिन अगर इस पे बहस होती है लीगल मेरिट्स पे, तो जो तिब्बी बुनियाद वाला फैसला वो इस पे असरअंदाज नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टैंड अलोन केस है और इसमें स्टैंड अलोन आर्गूमेंट्स जो है वो और काउंटर आर्गूमेंट सामने आएंगे। उसके बाद जो उनकी सज़ा की मुअत्तली का मामला है वो एक अलग दरख्वास्त होगी जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे, जो कि अलहदा से होगी, वो या दाखिल कर दी उन्होंने, तो वो एक अलहदा केस चलेगा। खान साहब, बेसिकली सिर्फ दो किस्म के केसेस चल सकते हैं। एक वो केस है जो कि उनकी सजा जो उन्हें ट्रायल कोर्ट के अंदर दी गई थी उसके खिलाफ अपील दायर की गई है जी। वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पेंडिंग है। उस अपील के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ना सिर्फ कि उस अपील पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इससे पहले जो उनको सजा हुई थी एवनफील्ड के रेफरेंस के अंदर, उसकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर है, जिसके ऊपर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कार्रवाई नहीं की। उसके ऊपर कोई मुस्बत दलाइल और फैसला नहीं दिए गए, अब तक फैसला नहीं आया। ये है उनकी कन्विक्शन के खिलाफ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन साथ ही साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कि जी जब तक मेरा केस पेंडिंग है अपील में और सुना नहीं जाता और उसके ऊपर फैसला नहीं होता तो मुझे रिहा कर दिया जाए, इस दरखास्त को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ये मेरिट्स के ऊपर, इस अल-अज़ीज़िया केस के अंदर मेरिट्स के ऊपर ये दरखास्त अभी तक आर्ग्यू नहीं हुई और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के वकला हजरात आने वाले दिनों में शायद इसकी अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में एक सानहा हुआ, 3 मंजिला इमारत आज अचानक गिर गई, 3 अमवात भी हो गई। लेकिन ये बात सामने आई कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सिंध को 95% टैक्स देने वाले शहर के अंदर 3 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का भी इंतज़ाम नहीं है, फ़ौज को बुलाना पड़ा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कराची पाकिस्तान की माशी शहरग है, बिजनेस कैपिटल है। पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कराची का है और कराची का तकरीबन 90% कंट्रीब्यूशन सिंध के रेवेन्यूज़ में होता है। लेकिन कराची की हालत काबिल रहम है। कई बार इस प्रोग्राम में भी इसका जिक्र होता रहा है और आज इसका इजहार हुआ सुबह 7:30 बजे, जब कराची के इलाके मलीड की जाफर तैयार सोसाइटी में, जहाँ एक 3 मंजिला इमारत आज ज़मीबोश हो गई। अब तक मलबे से एक खातून समेत 3 अफराद की लाशें और 3 ज़ख्मियों को निकाला गया है, लेकिन खदशा है, ये ख्याल है कि कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तशवीशनाक बात यह है कि 2 घंटे तक रेस्क्यू एहलकार मुनहदिम इमारत तक पहुँच ही नहीं पाए, बल्कि
इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आज सुबह जब ये वाक़या हो गया मलबा हटाने की कोशिश की और तकरीबन 2 घंटे तक वो अपने हाथ से इस बड़ी कैटास्ट्रोफी से निपटने की कोशिश करते रहे। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि ये पतली पतली गलियाँ थी और यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन नज़र आता था। बिलाखिर हादसे के तकरीबन 4 घंटे के बाद तकरीबन 11:30 बजे पाक फ़ौज के जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारी मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाना का अमल शुरू हुआ। मगर एक बात सामने आई जो कि बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही ताज्जुब की बात है, वो ये कि हमारे यहाँ शहर के पास, इस पूरे शहर कराची के पास, हुकूमत सिंध के पास इस किस्म की बहरान से, इस किस्म के बड़े हादसे से, जैसा कि इमारत गिर जाना हुआ या बड़े इस किस्म की कोई बड़ी आग लग जाए, स्काई स्क्रैपर्स जो कराची में जो बड़ी मंजिल इमारतें, कसीरुल मंजिला इमारत हैं, अगर उनमें आग लग जाए तो उससे निपटने का कोई भरपूर ठोस निज़ाम मौजूद नहीं है। और इसीलिए आज की सूरत हाल से भी निपटने के लिए फ़ौज को बुलाया गया और फिर फ़ौज के निज़ाम के ज़रिए इस मामले से निपटने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि बड़ा वाक़या है, इसमें न सिर्फ ये कि ये बात सामने आई कि कराची के पास ऐसी सूरत हाल से इस तरह से कसीरुल मंजिला इमारत अगर गिर जाए तो उससे निपटने का पूरा सामान या निज़ाम मौजूद नहीं है, बल्कि उसके साथ ही एक बार फिर ये बात सामने आई कि कराची में बेअंदाज़ा और बेधड़क इस किस्म की तामीरात बनती हैं जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है और जिसके लिए कोई कानूनी क्लियरेंस हासिल नहीं की गई थी। गो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत कराची में हर तरह की इस तरह की तामीरात पर पाबंदी है। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार अली शलवानी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। इस वक्त फ़िलहाल करंट स्टेटस क्या है, इस जो ये बिल्डिंग गिर गई है इस वहाँ पे क्या हो रहा है और करंट स्टेटस क्या है? इस वक्त थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर कामरान साहब। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारी टीम, ये सुबह 7:30 बजे का वाक़या है और हमारी टीम वहाँ तकरीबन मेरे ख़्याल में 8 बजे से पहले हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है वो जैसे आपने सही फरमाया कि वहाँ एक बिल्कुल ये एक नैरो एक स्ट्रीट थी, लेकिन इसमें वाकई हमारे लोगों का वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए थे। और वहाँ जो हमारे रेस्क्यू के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिंध के लोग थे वो भी सबसे पहले पहुंचे थे। फिर हमारे जो रेस्क्यू की टीम है, हमारी जो फायर ब्रिगेड है KMC की, वो भी सबसे पहले पहुंच गई थी और उन्होंने मैन्युअली मतलब अपने हाथों से वहाँ जो मलबा हटाया। और उसमें काफ़ी आपने देखा होगा कि वहाँ जो 2 बच्चे जो मेरे ख्याल में कोई हमने 10:30-11 बजे तक वहाँ से रेस्क्यू किए, वो उन्होंने बाकायदा स्टील कटर्स के साथ वहाँ होल किया उस मलबे में और वहाँ से 2 बच्चों को बचाया। उसके बाद फिर दूसरे मतलब जो हमारे थी जो रीइंफोर्समेंट आ गई थी और फिर हमारा उसमें उसके अंदर जो भी एक जो लोडर्स थे, जो शवल्स थे और जो एक्सकेवेटर्स थे, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। लेकिन तो उसमें अब मलबा काफ़ी हद तक चला गया है। बेसिक पॉइंट यही है कि ये कोई उस लेवल की फिर भी कोई डिज़ास्टर नहीं था कि इसमें जो हमारा सिविलियन स्ट्रक्चर है जो कि सिंध गवर्नमेंट का या कराची शहर का, वो इसको मीट ना कर सके। ये चीज़ सामने आई और इसके लिए फिर आर्मी से सिस्टम को बुलाना पड़ा और फिर आर्मी ने इसमें जो है इस पूरे मसले को स्पेयर हेड किया। ये एक बहुत ही तशवीश की बात है कि इस बड़े शहर के पास ऐसे किसी हादसे से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, आई अंडरस्टैंड ये। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट, आई एम ग्रेटफुल टू आर्मी, नेवी और उनके भी काफ़ी रेस्क्यू के ऑपरेशंस, हमारी सिविल डिफेंस, सब ने मिल के इसमें काम किया है। और इसमें हमारे पास आई अंडरस्टैंड जो हमारी कैपेसिटी है टू फेस सच सिचुएशंस वो वीक है, दैट आई एग्री। लेकिन वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ सेंस कि हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह मौजूद था और उस वक्त हमने फुल कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बच्चे जो हमने ये रेस्क्यू किए और ये तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब ये काम शुरू हो गया था और इनको हमने वहाँ रेस्क्यू किया है। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमारा है कि देयर सम पैरेलल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग, थोड़ा सा चेन ऑफ कमांड का प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी हमने रिजॉल्व कर लिया और उसके बाद जो ये टीम्स आई इन्होंने काम किया और अब तक इस पे काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी, कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे PTI हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एनर्जी के सेक्टर में है, ख़ास तौर पर वो मामला जो कि गैस से रिलेटेड हैं, सुई सदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस,
एक अफरा तफरी का आलम है। सिर्फ सुई सदर्न गैस के 3 MD चेंज हो चुके हैं, बोर्ड चेंज हो चुके हैं, सुई नॉर्दर्न का MD चेंज हो चुके हैं, कई तब्दीलियाँ आ चुकी है। बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, फिर उसके बाद ये ढूंढ मच गई कि आखिर बिजली के बिलों में क्यों इजाफा हो गया, और कई मामलात हैं। अफरा तफरी का लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मज़ीद मालूमात आपको देंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। PTI की हुकूमत में ये बहुत आराम से कहा जा सकता है कि एनर्जी सेक्टर शदीद अफरा तफरी का शिकार है, जिसकी वजह से पहले ही गैस के बिलों में इजाफा करना पड़ा है और इस हवाले से कंज्यूमर्स जो है उनका शदीद शोर गुल है और PTI की हुकूमत शदीद दबाव में है। इसके अलावा सिर्फ 2 माह के अंदर इसी मेस की वजह से, इस मिसमैनेजमेंट की वजह से सुई सदर्न गैस कंपनी के 3 MDs को चेंज करना पड़ा है। अब मोहम्मद वसीम साहब ने अपना उहदा संभाला है, लेकिन इसके बावजूद इन तब्दीलियों के बावजूद LNG की सप्लाई, गैस की फराहमी वगैरह समेत एक के बाद एक बहरान खड़ा हो रहा है। और सिंध, जहाँ पर इस किस्म का कोई बहरान देखने में नहीं आता था, तकरीबन 3 बहरान इस किस्म के देख चुका है और अब भी ये बहरान जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले माह सिंध और पंजाब में गैस की बदतरीन बहरान के बाद सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस के MDs को तब्दील किया था। सुई सदर्न में अमीन राजपूत की जगह इमरान फारूकी को कायम मुकाम MD मुकर्रर किया था, लेकिन अब 1.5 माह बाद उनकी जगह मोहम्मद वसीम ने ओहदा संभाल लिया है, जबकि इन दोनों गैस कंपनीज के बोर्ड भी तब्दील किए जा चुके हैं। हर रोज़ एक तब्दीली की खबर है जो कि कभी सुई साउथ से, कभी सुई नॉर्दर्न से आती है। एनर्जी सेक्टर में अफरा तफरी की एक मिसाल उस भी सामने आई जब 2 माह कबल सिंध में गैस की तवील बंदिश के बाद तमाम CNG स्टेशन बंद हो गए। सनतों और निजी बिजली घरों को गैस की फराहमी बंद करनी पड़ी। गैस के बदतरीन बहरान के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम वज़ीर को जनाब गुलाम सरवर खान जो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, उन्हें काबीना की तवानाई कमेटी की सरबराही से हटाया और ये ओहदा वज़ीर ख़जाना असद उमर को दिया। ये एक नई कोशिश थी उनकी जानिब से कि इस हालात में काबू पाया जाए। सिंध और पंजाब में पिछले 2 माह के दौरान गैस के 2 बड़े क्राइसिस आ चुके हैं, जिसकी इसकी बड़ी वजह बताया जाता है कि वज़ारत पेट्रोलियम की इनकॉम्पिटेंस थी, जिसने कतर से LNG की बड़ी शिपमेंट बगैर सोचे समझे मनसूख कर दी थी, जिसकी वजह से गैस की शदीद किल्लत पैदा हुई, जबकि LNG की कमी से कई पावर प्लांट्स महंगे फर्नेस ऑयल पर चलाने पड़े, जो कि एक क्राइसिस था। इस वजह से तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए का ख़जाने को नुकसान भी हुआ है। तवानाई के शोबे में एक और बदइंतज़ामी गैस के बिल्स के और टैरिफ्स के हवाले से हुई, जबकि हुकूमत को टैरिफ बढ़ाना पड़ा। कीमतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, लेकिन गो के ये हुकूमत का फ़ैसला था। वज़ीर आज़म ने खुद इसकी इजाज़त दी थी, मगर शायद हुकूमत के बड़ों को इसकी समझ नहीं थी कि इसके असरात क्या सामने आएंगे। और जब इन बढ़ते हुए टैरिफ्स की वजह से, नए स्लैब बनने की वजह से कंज्यूमर्स को बिल आए, तो वो आसमान को छू रहे थे। और फिर जो एक शोर पैदा हुआ, यकीनन उसने भी इस पूरे माहौल की अफरा तफरी में इजाफा किया। वज़ीर आज़म को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है अचानक, और ये कैफियत अब भी जारी है। और सार्फिन जिनके गैस के बिल 5,000 रुपये आते थे, अब उन्हें 24,000 रुपये का बिल भेज दिया गया है। और ये इसी रेशो से पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है जो आया हो रही है। इस पूरी सूरत हाल पर, इस अफरा तफरी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं एनर्जी इशूज़ के, जनाब खलीक कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या हम कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर PTI की हुकूमत का एक मेस का शिकार है? ये कोई सख्त बात तो नहीं हो जाएगी बहुत? नहीं, मेरा ख्याल है जो हालात वाक़यात आप देखें और ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 6-7 महीने का, तो मेरा ख्याल है ये एक सेफ स्टेटमेंट है, इसको नाजायज नहीं कहना चाहिए। जैसे आपने अच्छी खासी अपनी जो तफसील अपना इंट्रोडक्शन की है, उसमें मैं अग्री करता हूँ तकरीबन सारे पॉइंट्स के साथ। और जनरली यही चीज़ है कि जी या तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरा ख्याल है जो गैस प्राइसेस का सब्जेक्ट था, मैं पिछले को 15-20 साल से इस साइट को देख रहा हूँ। मैंने नहीं कभी देखा कि इतनी तफसीली कंप्रीहेंसिवली गैस प्राइसेस को डिस्कस किया गया हो। एटलीस्ट 6 या 7 ECC की मीटिंग्स में इनके ऊपर कंप्रीहेंसिवली डेलिब्रेट किया गया। उससे पहले जाहिर है ओगरा के लेवल पे और इंटरनल जो मीटिंग्स थी उसके ऊपर भी होंगी। और उसके बावजूद जब टैरिफ इंक्रीज किया गया और जो रिक्वायरमेंट थी उसको इंक्रीज किया गया, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले ही महीने में जो सूरत आपके सामने वो आपने खुद अपने बयान कर दी है कि जिन लोगों के बिल जो है वो 2-4 हज़ार रुपये होते थे, वो कई हज़ारों में चले गए, यानी 20-22 और कई लोगों के 40-40 हज़ार तक भी चले गए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सेक्टर था उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या जो रेलिवेंट बंदे थे उनको शायद जो खुडे लाइन लगाने का या उनको निकालने का जो कंसेप्ट था
उसकी वजह से ये सारी और क्यानी साहब, इसमें इस सूरत हाल ने जितनी तेज़ी से ये ब्यूरोक्रेसी बदली गई है, इन गैस कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बदला गया है, बोर्ड्स को बदला गया है, सारा प्रेशर जो है वो इन गैस कंपनीज पे डाला गया, इसकी मैनेजमेंट पे, जबकि शायद इनका कोई रोल नहीं था। जो क्राइसिस पैदा हुआ सुई साधन गैस का या वहाँ नॉर्थ में, उसने भी तो इन कंपनीज के अंदर जो कि ऑपरेशनल जिन्होंने जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी है, वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी और हैरेसमेंट और इस सूरत हाल को भी जन्म लिया, जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। जब इन्होंने मैनेजमेंट जो एमडीज दोनों कंपनियों को चेंज किया, तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट वो जो क्राइसिस था उसमें इन दोनों कंपनियों का कोई रोल एज सच नहीं था। ना वो सप्लायर हैं, ना वो इंपोर्टर हैं, ना उन्होंने प्लान करना है। वो बिल्कुल फैग एंड के ऊपर, जो सप्लाई चेन का एंड है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं आपस में एक दिन आप मिसाल दे रहे थे कि ऐसे ही है कि जैसे अखबार में कोई गलत चीज छप जाए और उसकी सजा आप हैकर को दें कि हैकर को उठा लें, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। आपने दोनों एमडीज को चेंज किया और फिर उसके बाद जो एमडीज थे वो भी कोई इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर रहे। आज तक की सिचुएशन ये है कि वो हरासमेंट में काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं काम कर रहे। और ये जो इन्होंने कैबिनेट की जो एनर्जी कमेटी है उसमें फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर को उन्हें हटाना पड़ा, उसमें गुलाम सरवर खान को और उसकी जगह असद उमर को लगाना पड़ा। अब असद उमर साहब के आने के बाद कुछ हालात में बेहतरी आ रही है या ये अभी भी जो क्याओस है बरकरार है? वो सूरत-ए-हाल वैसे ही चल रही है। उस कमेटी की जो चेयरमैनशिप चेंज होने के बाद अभी तक उसकी मेरा ख्याल है एक मीटिंग हुई है। अभी भी उन्होंने वो चीजें जो पेंडिंग में चली गई हैं, जो गैस प्राइसेस को रिव्यू करने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन थी, जो उन्होंने कहा था कि जी थर्ड पार्टी फर्गूसन से आप ऑडिट करा लें, वो प्रोसेस अभी रुका हुआ है। जो लोकली उन्होंने अपनी कंपनियों के और मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई थी, उसकी ने अभी अपना काम कर। अगर ट्रस्ट जो है वो जो रेलिवेंट पीपल है उनके ऊपर, जब तक आप उनको फुल्ली उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, फील्ड में वो काम करें, जब तक उनसे एडवाइस नहीं लेंगे और एक्सटर्नल एडवाइस ज्यादा लेंगे तो फिर इस किस्म के मसाइल होंगे। एक्सटर्नल एडवाइस कुछ और चाहती है, जो इंटरनल ऑपरेशन है वो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो कंफ्लिक्ट सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। खलीक कियानी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद भारतीय फौज और इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो चुके हैं। क्रैकडाउन के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और परसों श्रीनगर से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और अमीर जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर अब्दुल हमीद फैयाज को गिरफ्तार किया गया। 200 से दूसरे ज़्यादा कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जो कि जारी है और ये क्रैकडाउन सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर तक महदूद नहीं है, पूरे भारत से हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से कश्मीरियों पर हमले की इत्तलात आ रही हैं। इसी किस्म का क्रैकडाउन आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ भी जारी है। उत्तर प्रदेश के शहर देवबंद से 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके उनका ताल्लुक कलदम जैश मोहम्मद से जोड़कर और उन पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया है। मकबूजा कश्मीर में पहले से मौजूद 7 लाख भारतीय फौजियों के बावजूद मज़ीद 10,000 फौजी यहाँ भेजे जा रहे हैं। इस बार भारतीय फौजियों को ज़मीनी रास्ते के बजाय जंगी तैयारियों के ज़रिए श्रीनगर पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें गैर महफूज करार दे दी गई हैं भारतीय फ़ौज के लिए। कल ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया, जबकि मुसल्लह झड़पों में श्रीनगर पुलिस का एक DSP मारा गया। भारतीय फ़ौज का एक मेजर भी शदीद ज़ख्मी हुआ है इन ताज़ा तरीन झड़पों में। पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ और आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की हिमायत और बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत की बुरी तरह नाकामी के बाद अब मोदी सरकार के होश ठिकाने आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब मोदी जी गीदड़ भपकियों के बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमन के लिए अपना वादा याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अमन का वादा याद रखें। भाइयों बहनों, पाकिस्तान में नई सरकार बनी तो स्वाभाविक है
जो नए प्रधानमंत्री बने थे, प्रोटोकॉल के तहत मैंने उनको फोन करके बधाई दी थी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, क्रिकेटर के रूप में तो लोग उनको जानते हैं, और मैंने उनसे कहा था, आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, अश्रद्धा के खिलाफ लड़े। ये बात मैंने उनको उस दिन कही थी, और उन्होंने मुझे एक बार और भी बताई थी कि मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। भारतीय फोर्सेस के बेलगाम क्रैकडाउन पर मुस्लिम उम्मा भी हरकत में आ चुकी है। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का जायजा लेने के लिए कल जद्दा में एक हंगामी इजलास तलब किया है। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। जुमे और हफ्ते को OIC के 50 साल मुकम्मल होने पर अबू धाबी में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक अहम इजलास होगा, जिसमें ख़ास तौर पर गैर मामूली तौर पर भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को भी एजाज़ी तौर पर मदऊ किया गया है। इस इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज की मुलाकात मुतवक्के है, और अगर ये मुलाकात होती है तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट होगी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर आइसोलेट करने की, तनहा करने की जो भारतीय खुशफहमी है, इसमें अब उसे एहसास तनाही का एहसास हो रहा है, क्योंकि बात चल नहीं रही। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रताप मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें नरेंद्र मोदी को और भारतीय सरकार को मुतनब्बे किया है कि भारतीय रवैये की वजह से पाकिस्तान बगैर लड़े ये जंग जीत चुका है। प्रोफेसर प्रताप मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि पाकिस्तान का तहम्मुल आलमी सतह पर उसे मोतबर बना रहा है, जबकि इल्ज़ाम तराशियों की वजह से भारतीय मौक़िफ़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। भारत को सियासी दबाव का सामना है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी को, और वो खुद भारत के अंदर से सामने आ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान नरदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी से कड़े सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि जैश ए मोहम्मद की धमकी और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की वार्निंग अलर्ट के बावजूद फौजियों को श्रीनगर में ज़मीनी रास्ते से क्यों गुजारा गया था। स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम RDX, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? एक RDX ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली, जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरकार ने आतंकियों द्वारा IED के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया, जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती? सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि बहुत ही मोतबर और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिंदू रहनुमा भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। ख़ास तौर पे बहुत ही दिलचस्पी से देखा गया है बाल ठाकरे के बेटे, जो हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा है, बॉम्बे में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, राज ठाकरे ने ये कहा है कि अगर इस मामले की असलियत जाननी है, यानी कि पुलवामा हमले की असलियत जाननी है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल को शामिल तफ्तीश किया जाए, सारा राज खुल जाएगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी रिप्रेशन, हैरेसमेंट और क्रैकडाउन और पूरे भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जारी जो है इस वक्त एक हरासा करने की मूवमेंट चल रही है, जो इस वक्त वहाँ की बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए जाएंगे श्रीनगर, जहाँ पे मौजूद है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और
भारत नवाज सियासी रहनुमा समझती हैं, मगर आज के माहौल में वो क्या देख रही हैं और वो रहनुमा जो भारत पर यकीन रखते हैं वो इस पूरी सूरत हाल को कश्मीरी रहनुमा कैसे देखते हैं। हमारे साथ हैं महबूबा मुफ्ती। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती जी, आपने हमें ज्वाइन किया है श्रीनगर से। आप बताइएगा, बल्कि दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज जो वहाँ की सूरत हाल है, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी बूढ़े, कश्मीरी औरतें, बच्चे, वो क्या सोच रही हैं, क्या उनके दिल पे गुजर रही है जो उनके साथ हो रहा है इस वक्त वादी में और पूरे भारत में। जाहिर सी बात है 1947 से एक मसला रहा है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और अब उसने पिछले 30 साल से उसने वायलेंस की शक्ल इख्तियार की है। लोग इसका हल चाहते हैं, लोग चाहते हैं हम भी एक आम नॉर्मल लाइफ लीड करें, हमारे बच्चे भी आराम से स्कूल जाएं, हम भी पढ़ें लिखें और काम करें। तो ऐसे में एक सोल्यूशन चाहते हैं। अब अलग अलग लोग, जम्मू कुछ चाहता है, लद्दाख के लोग कुछ चाहते हैं, कश्मीर के लोग कुछ चाहते हैं, राजौरी पूंछ, तो यहाँ कोई एक कंसेंसस नहीं है कि हमें बस ये चाहिए। तो अलग अलग राय है, इसमें कोई बीच का हल निकालना पड़ेगा जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी, पाकिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी काबिल कबूल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर जो एक जंग का अखाड़ा बन गया है, ये हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बन जाए। अमन का पुल बनेगा कैसे महबूबा जी, ये बताइएगा। जहाँ पे 5 लाख 7 लाख फौजी हैं, जहाँ पर नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी होना पूरे भारत में गाली सी बन गई है, वहाँ पे कैसे मुमकिन है कि ये अमन हो सके या अमन का पुल बन सके मकबूजा जम्मू और कश्मीर और ये श्रीनगर और ये वादी का इलाका, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, जब हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उसमें हमने ये तमाम बातें रखी थी कि जहाँ जहाँ सिचुएशन ठीक हो रही है वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर निकालना है, उनको बैरक्स में वापस भेजना है, एस्पा को रिवोक करना है, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना है, हुर्रियत के साथ डायलॉग करना है और रास्ते खोलने, यानी तमाम वो चीज़ें जिससे जम्मू कश्मीर का जो है एक राह निकल सकती है जम्मू कश्मीर के हल के हवाले से। वो तमाम शर्तें पहले जब बीजेपी ने मानी थी तब जाके हमने उनके साथ सरकार बनाई थी, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जितनी हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होती है उसके हिसाब से सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी को बाहर निकालना होगा। तो ये तो इसी वजह से तो हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अदरवाइज तो हम सरकार कांग्रेस के साथ भी बना सकते। लेकिन महबूबा जी, जब से आपने सरकार बनाई, आप बीजेपी से मिली, उसके बाद से कहाँ एडजस्ट किया गया है, अकोमोडेट किया गया है कश्मीरियों को? फ़ौजी एक्शन बड़े हैं, रिप्रेशन बड़ा है, क्रैकडाउन बड़ा है, लोगों की गिरफ्तारियां ज़्यादा हुई हैं, लोगों का रद्द अमल ज़्यादा सामने आया है, गुस्सा बड़ा है, लोग अपनी जानें देने के लिए बाहर निकल आए। ये सारा इसी दौर में तो हुआ है। कहाँ अकोमोडेट करने की कोशिश की गई जब से आपने बीजेपी के साथ मिल के सरकार बनाई और आपने मौका दिया बीजेपी को? नहीं, देखिए कामरान साहब, जब तक मैं थी तो मैंने तो हर चीज़ से रोका। मैंने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया, 35 को हाथ लगाने नहीं दिया। मुझे कहा गया कि क्रैकडाउन करें हुर्रियत लीडर्स पे, जमात इस्लामीज़ पे, मैंने ऐसे होने नहीं दिया। मैंने रसाना केस में 2 मिनिस्टर्स ड्रॉप करवाए, मैंने सीज़ फायर एक महीने का करवाया। मैंने तो कहीं अपना स्टैंड नहीं बदला जब मैं बीजेपी के साथ थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जब से सरकार गिरी और बिकॉज 2019 का इलेक्शन उनके सामने था, दे वुड नॉट लाइक टू गो हैव अ सॉफ्ट पॉलिसी, जो हमें कहते थे, एक्यूज करते थे कि आपकी सॉफ्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान और टुवर्ड्स जो हुर्रियत लोग हैं, सेपरेटिस्ट हैं। तो अब जब ये अटैक हुआ है उसके बाद और मुश्किलात बढ़ गई हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान हमारा हमदर्द है और हिंदुस्तान के साथ हम रहते हैं, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने सब कुछ ताक पे रख के एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, कुछ शर्तों पे मिलाया और किसी चीज़ के लिए मिलाया था। तो अगर हम इस मुसीबत में इसी तरह फंसते रहे तो फिर कैसे चलेगा? ये तो हमारी तो बर्बादी हो रही है दिन ब दिन। इसमें तो आपको भी सोचना पड़ेगा, इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा और हमारी जो लीडरशिप है उनको भी सोचना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मगर महबूब जी, आप बताइए ईमानदारी से कि अब से लेके इलेक्शन तक ये सोचने का ज़माना है? अभी तो मोदी जी को इलेक्शन जीतना है, उनको हिंदू वोट चाहिए, उन्हें और सख्ती करनी है, उन्हें और अपनी ताकत का इजहार करना है। पुलवामा का वाक़या हो गया है, ये कैसे अब आप जिसकी तमन्ना ख्वाहिश कर रहा है हर कश्मीरी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त है अब से लेके अप्रैल मई तक, जब तक कि कम अज़ कम जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता।
ये तो मुझे डर है, इसी का तो मुझे डर है कि ये जो इलेक्शन हमारे सर पे हैं और अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर को इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और तो अब तो पुलवामा भी हो गया, उसकी वजह से हमारे ऊपर तो तलवार लटक गई है। अब हमारे बच्चे हजारों की तादाद में वहां से वापस आए हैं, उनको दोबारा जाना है, कैसे जाएंगे, इलेक्शन तक कैसा माहौल बनेगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है। और यहाँ से जंग की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से 35A हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हम तो बड़ी मुश्किल में। इसीलिए हम समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान जो हमको अपना जो हम खुद को हमारा हमदर्द कहता है, अगर ऐसे आड़े वक्त में वो कुछ इस तरह से कर सके कि मरकजी सरकार को आमादा कर सके कि वो जो है एक इस वक्त ये जो गुस्सा है, ये जो जज्बात बहुत ज़्यादा चले गए हैं, इनसे हट के कोई फैसला करे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग भी बचे, मुल्क भी बचे और पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव ना हो, तो कोई ऐसी कोई तदबीर निकल आए। मगर ये कैसे होगा? पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? इसमें तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो कश्मीर पे मज़ीद ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 7 लाख फ़ौजी हैं, मज़ीद हज़ारों फ़ौजी वादी में पहुंच रहे हैं जहां पे आप मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। 5 साल उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, मज़ीद वो कहते हैं हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा? ये तो वो कश्मीरियों को कुचलने के लिए निकल खड़े हुए हैं। ये तो अब उन्होंने अब से लेके इलेक्शन तक न जाने क्या कुछ कर देना है। देखिए, पुलवामा जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके बाद मुल्क के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़बरदस्त इमोशंस हैं। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। उसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उस पर बहुत दबाव बन जाता है कि भाई आप कुछ करके दिखाइए। पर हम समझते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री रही है 1947 से लेके आज तक, कई जंगें हमने लड़ी, तो जंग से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हम भी समझते हैं कि जहाँ बातचीत हो सकती है वहाँ हम अपने मुल्क को जंग में क्यों धकेलें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान हो। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सीनियर वॉइसेस हैं उनको और आगे आना चाहिए। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो मस्कुलर पॉलिसी है किसी भी मुल्क के लिए, अभी अमेरिका को देखिए, इतना साल वो अफ़गानिस्तान में लड़ते रहे और आखिरकार वो भी तालिबान से बात करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर जो पिट रहा है पिछले कई सालों से, हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन होती है, उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो एज अ कश्मीरी मैं भी चाहूँगी कि जो मरकजी सरकार है वो सब्र से काम ले, और जैसे इमरान खान साहब बता रहे हैं कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, उनको अगर सबूत मिल जाए तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही कुछ होगा। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं। वैसे ओवरऑल क्या इतलात आ रही है महबूबा जी, कश्मीरी नौजवानों के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से, पूरे भारत से? क्योंकि भारतीय मीडिया में भी आ रहा है कि उनको हर जगह चेस किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल शायद कश्मीरियों पे कभी भी इस मुल्क में नहीं गुजरी है। आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? जैसे मैंने पहले कहा, मुल्क के अंदर बहुत गुस्सा है। 40 से ज़्यादा जवान जो हैं शहीद किए गए हैं। उस वजह से सब लोगों में ये है कि बदला लेना है, पर अनफॉर्चुनेटली सारा गुस्सा जो है वो कश्मीरियों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, कश्मीरियों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। और मैं नहीं ये कहूँगी तमाम मुल्क के लोग, बल्कि जो लंपन एलिमेंट्स होते हैं, जो इस किस्म के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो उन्होंने काफ़ी जगह जो हमारे कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो कारोबारी लोग हैं या दूसरे कश्मीरी जो मुल्क के कोने कोने में काम कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़, उनको हरासा करना, हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने उस पर काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किए उस बारे में। और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोले काफ़ी देर तक, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंटरवीन करके इस मामले में डायरेक्शंस दी कि कश्मीरियों को कहीं भी सताया नहीं जाना चाहिए। और अब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया, बहुत देर आया पर दुरुस्त आया, तो उस वजह से थोड़ा माहौल थम गया है। अदरवाइज़ ये सही है कि कश्मीरियों को काफ़ी हरासा किया जा रहा था। तो मुश्किल तो यही है कि जब आप दोनों मुल्क लड़ते हैं तो कश्मीरियों की जो है मुसीबत आ जाती है। इट्स लाइक 2 एलिफेंट्स फाइटिंग ईच अदर, और जो नीचे ज़मीन पे घास होती है तो वो दब जाती है, वो मसल जाती है। लेकिन हमारा हाल है। आपने देखा कि जब से ये नई सरकार बनी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कितनी बार कहा है आप 1 कदम आगे बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, अमन से पूरे मसले का हल करें। मगर ये जो मोदी सरकार है वो तो ताकत के नशे में इस वक्त बदमस्त नज़र आती है। आपने देखा कि खुद
कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या किया गया है, पूरे भारत में क्या किया जा रहा है, और आगे इलेक्शन से पहले अभी आपसे बात हुई है क्या कुछ होने वाला है, इस पूरे माहौल में पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा भारत के साथ मिलके, जिससे कि ये जो ताकत का नशा है मोदी का, ये उतर सके। कमरान भाई, हमारी बदकिस्मती रही है जम्मू कश्मीर की कि ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक इशू बन जाता है। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में बनता है कि नहीं बनता है, हमारे मुल्क के अंदर बनता है, और यही वजह है कि अफजल गुरु को 2014 के इलेक्शन से पहले फांसी दी गई, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से उसको फांसी लगी और जम्मू कश्मीर को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत हमारे यहाँ एलिनेशन हो गया। आज फिर 2019 के इलेक्शन आ रहे हैं, और इसमें जो ये पुलवामा का हादसा हुआ उसकी वजह से ऐसा सरचार्ज एटमॉस्फेयर है पूरे मुल्क के अंदर कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जमावड़ा बढ़ाया गया है, फौज का अरेस्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मसला हल नहीं होगा। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के टाइम में बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई थी। मुफ्ती साहब यहाँ वजीर आला थे, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, और जनरल मुशर्रफ वहाँ थे। बातचीत का एक सिलसिला चला था, हुर्रियत वालों से भी बात हुई थी, मुशर्रफ साहब से भी बात हुई थी, मुजफ्फराबाद रास्ता खुला था, और भी डायलॉग हुआ था। पाकिस्तान से सफमा के जो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए थे कश्मीर, एक अच्छा माहौल बना था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोदी जी ने कोशिश नहीं की। मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यहाँ इनवाइट किया, अपनी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उसके बाद वो खुद लाहौर चले गए, पर उसके बाद बदकिस्मती से पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मामला बिगड़ गया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी जो है इस बात को समझे कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन तो उनके पास है, मगर जम्मू कश्मीर के अगर लोग चाहिए तो फिर इसमें डायलॉग की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये चलने वाली नहीं है, एक नरम गोशा अपनाने की। इस बैकग्राउंड में आपको कोई इम्पोर्टेंस लग रही है कि जो OIC इस वक्त एक इनिशिएटिव लिया है, उसने उसकी जो 50वीं सालगिरह है उसमें ख़ास तौर पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को बुलाया गया है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी उधर होंगे, ख़बरें कुछ ये भी हैं कि शायद मुलाकात हो जाए। सऊदी अरब ने अपने आप को कमिट किया है ख़ास तौर पे कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात की बेहतरी में अपना एक रोल प्ले करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि अबू धाबी में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है सुषमा स्वराज अगर शाह महमूद कुरैशी से मिले? देखिए, ये जो हमने PDP ने BJP के साथ हाथ मिलाया भी था, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, उसको आगे चलाने के लिए हमने ये किया था। और जैसे मैंने पहले ही कहा, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ऐसे हादसात हो गए, पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया, इट गॉट अ सेटबैक। आज मैं समझती हूँ कि जो OIC ने स्पेशल सेशन बुलाया है और उसमें मोहतरमा सुषमा स्वराज जी को भी बुलाया है, वो अच्छी बात है। पर उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, इफ़ ही पिक्स अप द फ़ोन, वो फ़ोन उठाएं और मोदी जी को फ़ोन करें और उनको बताएं, क्योंकि मैंने इमरान साहब की जो तकरीर थी वो सुनी, उसमें उन्होंने मजम्मत नहीं की, ना ही मजम्मत की और ना ही जो फैमिलीज़ थी इनकी विक्टिम्स की, उनके साथ उन्होंने ही डिड नॉट एक्सप्रेस एनी सिंपैथी फॉर देम, व्हिच वाज समथिंग आई थिंक दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। सो मेरा ये है कि अगर वो फ़ोन उठाते हैं, मोदी जी को फ़ोन करते हैं, अपना अफसोस इजहार करके वही बात कहते हैं जो वो TV पे कहते हैं कि भाई आप हमें सबूत दे दें और हम ईमानदारी के साथ उस पर एक्ट करेंगे। क्योंकि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब ये हादसा हुआ तो जैश ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमने इसकी जिम्मेवारी ली उन्होंने। तो जैश का हेडक्वार्टर आपके पास है, अजहर महमूद साहब वहाँ है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें तो आपको भी करना पड़ेगी, पाकिस्तान को तो कुछ चीज़ें करना पड़ेगी। लेकिन महबूबा जी ये बताएं कि सिर्फ इस वजह से कि वो जो सुसाइड बॉम्बर है उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और उसमें उसने जैश का पीछे बैनर लगा दिया और उसने कहा कि जी कि ये जैश हमारे साथ है या जैश ने हमें ये करवाया है, इससे कैसे साबित हो गया कि ये जैश है या ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ये कराया उस वक्त जबकि सऊदी क्राउन प्रिंस यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से और दूसरे मामलात के लिहाज से बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस वक्त पाकिस्तान को कैसे, कहाँ से इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो सकता था, वो प्लान करेगा, वो इस चीज़ का क्या पाकिस्तान को रत्ती बराबर फ़ायदा है, ये तो बताएं ना कि ये सब कुछ कराने का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है।
नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि मैं तो बार बार कहती हूँ पाकिस्तान खुद इस चीज़ का जो है एक विक्टिम बना हुआ है टेररिज्म का, पर कभी कभी ऐसे लंपन एलिमेंट्स होते हैं जो शायद हर वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, या एक सेक्शन होता है एस्टेब्लिशमेंट जो ये चीज़ें करवाना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ भी आपको पता है हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो जंग चाहते हैं, जो बदला चाहते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में करीब आ जाए, मगर उसके बावजूद अगर कुछ जो प्रूफ्स हमारे कंट्री के पास हैं, अगर वो आपको मिलते हैं और उस पर वाकई जो है कोई वजन होता है तो उसमें कार्रवाई होगी, तो शायद वो एक अच्छा इकदाम होगा। और इसीलिए मैं यही बार बार कह रही हूँ कि अगर इमरान साहब खुद मोदी जी को फ़ोन करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि वो ईमानदारी से इसमें मदद करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी थक गए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी थक गए हैं ये दुश्मनी निभाते, क्योंकि अभी देखिए अटारी जो आपका वाघा बॉर्डर है वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, मगर हमारा रावलाकोट और मुजफ्फराबाद जो रोड है, उड़ी रोड है, उसको कारोबार के लिए बंद किया गया, तो हमारे ऊपर मुसीबत गिरती है। तो इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान को भी देखना चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती, साबिक वज़ीर आला महफूजा जम्मू कश्मीर हमारे साथ हैं। भारत नवाज सियासतदान समझी जाती हैं, मगर आपने उनके जज्बात देखे। एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया, उनकी तजवीज़ है, उनका कहना यह है कि हालात में शायद बेहतरी आए अगर इमरान खान फ़ोन कर लें वज़ीर आज़म मोदी को, और वो बातें जो उन्होंने अपने खिताब में की हैं और जो बातें उन्होंने अपने तहरीरी बयानात में दी हैं, वो बातें ख़ुद वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करें तो शायद हालात में कोई बेहतरी की इब्तिदा हो सके। ये तजवीज़ है महबूबा मुफ्ती की जो भी आपने देखी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मामला है, वो ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF पाकिस्तान के अब तक के किए गए इक़दामात से मुतमईन नहीं है। उसने कहा है कि मई तक आपके पास टाइम है, इन इक़दामात को करें, वरना मजबूर होगा FATF के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दे। ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज सामने आया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने इब्तदाई इक़दामात किए हैं, फलाह इंसानियत जमात उद दावा को बैन किया है, भावलपुर में 2 मदरसों पर इंतज़ामिया का कंट्रोल बिठाया है, मगर बहुत कुछ करना बाकी है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मदद पर नज़र रखने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तसल्ली नहीं करा पा रहा है। अब पाकिस्तान के पास मई तक का वक्त है कि वो कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर एक्शन ले, गोया उनका नातखा बंद कर दे, वरना पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ये इंतबाह सामने आया है इख्तिताम हफ्ता। FATF का इजलास पिछले जुमे को पेरिस में ख़त्म हुआ, जिसके बाद जारी होने वाले प्रेस रिलीज में बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के ख़तरात पर नज़रसानी की है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान अभी तक दाइश, अलकायदा, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, फलाह इंसानियत, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान से मुंसलिक अफराद की जानिब से दरपेश ख़तरात को पूरी तरह नहीं समझा है। FATF की जानिब से कहा गया कि जैश मोहम्मद समेत ये तमाम कलअदम तंजीमें दूसरे मुल्कों के शदीद ख़तरात के बाइस हैं, दूसरे मुल्कों को इन तंजीमों से ख़तरात हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान ने FATF की जानिब से जनवरी तक के लिए दिए गए एक्शन प्लान पर बहुत कम पेशरफ्त की है। FATF चाहता है कि पाकिस्तान इस साल मई तक एक्शन प्लान को तेज़ी से मुकम्मल करे। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मामलत रोकने की जानिब इक़दाम तो किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक्शन प्लान के निकात पर अपनी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 27 नुकात पर मुश्तमिल एक प्लान दे रखा था, जिनमें अभी तक मज़ीद 17 नुकात पर अमल करना बाकी है। FATF के इजलास में एक माह कबल एक बार फिर पाकिस्तानी हुक्काम से मिलकर एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लेंगे। गोया के मई से पहले एक बार फिर इस एक्शन प्लान पर जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इस वक्त संगीन और सीरियस चैलेंज सामने है, और ये इत्तेफाक की बात ही है कि जुमे को जब FATF का इजलास ख़त्म हुआ, पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। हमारी इतलात के मुताबिक इस इजलास में काफ़ी इस मामले पे बहुत ही शिद्दत से डिस्कशन भी हुआ, और इसी दौरान ये फैसला हुआ था कि फलाह इंसानियत और
जमात उद दावा, लश्कर तैयबा वगैरह के ख़िलाफ़ भरपूर इक़दाम किए जाए। कलअदम तंजीमों को दरअसल कलअदम करार देने के लिए हर कुछ किया जाए। इसके साथ ही भावलपुर में 2 मदरसों पर इंतज़ामी कंट्रोल हुकूमत पंजाब का कायम करने का फ़ैसला किया गया था। हमारी इतलात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में ये भरपूर फ़ैसला हुआ है कि हर लिहाज से इन इंतहा पसंद तंजीमों की और इन कलअदम तंजीमों की बेखनी की जाएगी और इसके लिए हर वो कुछ किया जाएगा जो करना ज़रूरी है। और ये शायद पाकिस्तान के लिए अब लाजिम हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि FATF की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदी लगे या उसका नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी उमूर और इन तमाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस उमूर के माहिर हैं, सीनियर एनालिस्ट जनाब आमिर राना, कॉलम नवीस भी हैं। आमिर राना साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वजह है कि जो अब तक के 4-5 महीने 6 महीने के इक़दाम किए गए वो बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई FATF की? ये FATF की कोई ज़िद है या बाकी जो उन्होंने हमें नुकात दिए थे, जो उन्होंने हमारे लिए पैरामीटर सेट किए थे, हमारी हुकूमत और हमारा निज़ाम जो है वो उसको पूरा नहीं कर सका? देखिए, आपने ख़ुद उसकी तरफ इशारा किया कि 27 नुकात का 26 नुकात का प्लान था और अभी उसमें 10 से ज़्यादा नुकात बाकी हैं। जो सिडनी का इजलास हुआ था उसमें हमें उम्मीद लग रही थी कि कुछ पेशरफ्त हुई है और जो सिडनी के अंदर मामला डिस्कस हुए उनके ऊपर पाकिस्तान ने खासी पेशरफ्त की थी। बुनियादी तौर के ऊपर FATF के मुख्तलिफ इजलास मरहलावार जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उनका जायज़ा ले रहा है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक थे, कुछ लीगल फ्रेमवर्क से मुतल्लिक थे, तो उसमें खासा एतमाद का इजहार किया गया था। लेकिन सबसे क्रिटिकल मरहला यही था जो कालादम तंजीमों का और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर हुकूमत का असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है, वो बड़ा क्रिटिकल था। और मेरा ख्याल है हम उसके ऊपर बात भी करते रहे कि यही सबसे क्रिटिकल मरहला है FATF के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो अभी सबसे बड़ा एतराज़ यही हुआ है कि जो हमारे थ्रेट परसेप्शन है, बहुत सारे जो ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके बारे में, उसके अंदर बुनियादी तौर पे खामी मौजूद है। गोया FATF, अब अगर हम मुख्तसरन बताना चाहें तो अपने पाकिस्तानी नाज़रीन को समझाना चाहें तो FATF ये चाहती है कि ये किसी अंदाज से, ये तमाम तंजीमें जो भी हैं किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से, किसी लेवल पे ऑपरेट करती नज़र ना आए, किसी भी लेवल पे वो एक्टिव मुतहर्रिक नज़र ना आए और किसी भी नाम से मुतहर्रिक वो नज़र ना आए और इसकी वो आज़ाद कॉन्फर्मेशन चाहते हैं कि ऐसा ही हुआ है। और ये अगर पाकिस्तान को FATF से खलासी करनी है तो ये करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़ीरो विजिबिलिटी इन ग्रुपों की और कहीं पे भी इनका नाम ना हो, यही बुनियादी तकाजा है FATF का और उसके मेंबर मुल्क का। अब हमारे यहाँ अब उसके लिए क्या करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये सबसे अहम मरहला है। मेरा ख्याल है कि सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस इनके चैरिटी विंग्स हैं और जिसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं से अपने ऑपरेशंस के लिए स्पेस पैदा कर लेते हैं, उनके मुतालिक फ़ैसला करना पड़ेगा रियासती इदारों को। और हमने देखा है पहले कि इन इदारों को संभालने की कैपेसिटी शायद गवर्नमेंट में नहीं है, तो क्या ऐसा इक़दाम किया जा सकता है कि जो यहाँ पे ऐसी फलाही तंजीमें हैं, ईदी जैसी तंजीमें हैं, कि उनकी निगरानी के अंदर इन तंजीमों के जो फलाही प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले कर दिए जाएँ, ताकि जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ इन तंजीमों को ख़त्म करने का है वो यही है कि इनकी जो फलाही सरगर्मियाँ हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे देखा जाए। मेरा ख्याल है कि एक अहम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। और उसके बाद के अब साइबर स्पेसिस के अंदर किसी ना किसी तरीके से ये ग्रुप जो है अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए, फेसबुक के ऊपर इनसे मुंसलिक लोग एक्टिव रहते हैं और वही स्लोगन्स भी और वही इनके फ्लैग्स वगैरह और सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसको ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि साइबर स्पेसिस ऐसी स्पेसिस हैं जिसको बड़ी जल्दी पूरी दुनिया उसको देखती है। और अभी भी जो पेरिस के अंदर हुआ है, एक नुक्ता ये भी था कि ये कैसी कालादम
तंजीमें हैं कालेदम करार दिया गया है कि जिनकी अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि ज़ीरो विजिबिलिटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसको इंश्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को पुलवामा वाक़े का, और फिर जिस मिस्टीरियस अंदाज में वो जैश मोहम्मद ने उसका क्रेडिट लिया या उस शख्स ने अपने आप को जैश मोहम्मद का करार दिया, जैश मोहम्मद का बैनर दिखाया गया, FATF की क्रिटिकल उस वक्त ये मीटिंग होनी थी, कितना नुकसान हुआ है इस वाक़े का? जी बिल्कुल, उसका एक असर तो ये हुआ कि जो हमें सिडनी में लग रहा था कि अगले इजलास में शायद हमें रिलीफ मिलेगा और एक मज़ीद वक्त मिल सकता है कुछ इक़दाम करने का, मेरा ख्याल है कि वो अब कम हो गया है उसका चांस कि हमें मई के अंदर उसमें कम चांस मिलेगा। अगरचे उतना इंटरनेशनल प्रेस इनिशियली हॉस्टाइल था पाकिस्तान के टूवर्ड्स, बाद में इतना नहीं रहा, लेकिन FATF के जो मेंबरान ममालिक हैं, ज़ाहिर है कि हमने पहले भी इस पे बात की थी कि वो इंडिया है या इवन के जो ऐसे चंद इस्लामी ममालिक हैं उनके भी इन ग्रुपों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका एक जैसा मौक़िफ़ है। जब इस किस्म की ख़बर आती है तो मज़ीद उनको मौका मिलता है इसके ऊपर अपने सख्त तो गोया के आमिर राना साहब, अब पाकिस्तान के पास और रियासत पाकिस्तान के इदारों के पास वक्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हर सूरत में ये यकीनी बनाना है कि ये कलदम तंजीमें किसी भी नाम से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी अंदाज से, किसी सूरत में मुतहर्रिक नज़र न आए, किसी सूरत में एक्टिव नज़र न आए, और ये अब हमें इसके लिए ये हमें हर सूरत में करना है, ये आखिरी मौका है हमारे पास। जी मेरा ख्याल है कि अब जो यकसुई नज़र आ रही है हमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसी शनीद है कि अब वाकई वो एक ज़ीरो टॉलरेंस के फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं अब, लेकिन ये फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये कहीं पे इस तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव ना हो कि बहुत सारे लोग इनके टूट के और कोई ख़तरा पाकिस्तान के लिए बने। कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव, मौसर और फौरी हिकमत अमली की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल ये लोगों का जो एक क्रेडेंशियल है कि ये चैरिटी के काम और फलाह के काम और ये सारे, उसका भी एक बहुत ही वज़न अपनी जगह मौजूद है, और फिर ये जाहिर है कि इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत या लगन वो एक अपनी जगह मौजूद है। तो ये बहुत ही हसास मामला है, मगर इसको मैनेज भी करना है। जी बिल्कुल, उसमें एक तो मैंने कहा कि एक हो सकता है कि जो मारूफ जो रफ़ाई इदारे हैं उनके, फिर ये मजहबी जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है इन तंजीमों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका कंट्रोल संभालने में और उनका जो मेंबर्स हैं उनको पैसिफाई करने में। तो मेरा ख्याल है कि दो तरफ़ा ये हिकमत अमली बनानी पड़ेगी हुकूमत को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर राना हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इन कलदम तंजीमों को हर लिहाज से उनकी विजिबिलिटी को, उनके मुतहर्रिक होने के अंदाज़ को ख़त्म करना होगा। अब इंटरनेशनल कम्यूनिटी पाकिस्तान को मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के हवाले से जो नैब के मुकदमात बने हैं उनकी ज़मानत हुई, और जो लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनको ज़मानत दी तो नैब ने जो उन पर मुकदमा बनाया है या जो नैब के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से बहुत ही सीरियस उसके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। नैब के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामान है उसकी तफ्तीश के हवाले से। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नैब को एहतसाब के कानून, तहक़ीक़ात के तरीक़ाकार और गिरफ्तारियों पर सियासी जमातों से शदीद तनक़ीद का सामना है, लेकिन मेगा करप्शन केसेस जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें नाक़िस तफ्तीश पर आला अदालतों में भी नैब को रुसवाई उठानी पड़ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स केस में ज़मानत पर रिहाई से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में नैब की खूब खिंचाई हुई है। अदालत ने 14 फरवरी को शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस वक़ास रऊफ़ ने करार दिया कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब के केसेस बदनीयती पर लगते हैं। फैसले में लिखा गया कि नैब ने शहबाज शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत और बेबुनियाद साबित हुए हैं। नैब के दस्तावेजी शवाहिद से करप्शन, किकबैक्स, कमीशन या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित नहीं हुआ है। ये लाहौर हाई कोर्ट को अपने इस फैसले में लिखना पड़ा। अदालती फैसले में कहा गया कि नैब ने शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम में
स्कीम में लतीफ़ सन्स का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मनसूख ही नहीं किया गया था, बल्कि फरीक़ैन ने रजामंदी से मामला तय किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ताज्जुब का इजहार किया कि नैब आशियाना मंसूबे की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बजाय हुकूमत की सरपरस्ती में तामीर पर क्यों बज़िद है। हालांकि मौजूदा हुकूमत ने 50 लाख घरों का मनसूबा भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुतारिफ कराने का फैसला किया है। गोया कि PTI की हुकूमत के फैसले को अदालत ने कोर्ट किया है, लेकिन नैब ने इस पर अब तक कोई एतराज़ नहीं किया है। फैसले में लिखा गया कि रियासती ज़मीन का 1 इंच भी किसी शख्स या ठेकेदार के नाम पर मुंतकिल नहीं किया गया और ना ही आशियाना हाउसिंग स्कीम के 61,000 मुतासरीन में से किसी ने भी नैब के सामने बयान दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में कोई भी मुतासिर हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी भी शख्स से अलॉटमेंट की मद में कोई रकम वसूल नहीं की गई थी। सिर्फ दरख्वास्त फॉर्म के 1,000 रुपये लिए गए थे जो सरकारी खजाने में जमा है। इसके अलावा रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई देते हुए अदालत ने फैसला दिया कि चिन्योट में पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया पुल मफादे आम्मा के लिए था। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे कि रिश्वत लेने और हुकूमती फंड में खुर्दबुर्द साबित हो सके। फैसले में बताया गया कि शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम की तरह रमज़ान शुगर मिल्स केस में भी किसी माली बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। नाले के अलावा मुतल्लका इलाके में ऐसी मज़ीद स्कीम्स भी बनाई गई हैं, लेकिन नैब ने नाले की तामीर के अलावा किसी भी मनसूबे पर कोई एतराज़ नहीं किया है। शहबाज शरीफ को इन केसेस में जमानत पर रिहा करने का 14 फरवरी को मुख्तसर फैसला देते हुए जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क दिए थे कि नैब इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। शहबाज शरीफ रमज़ान शुगर मिल्स के कभी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। नैब का मौक़िफ़ मान लिया जाए तो कोई रुकन असम्बली तरक्याती काम नहीं कराएगा और ये मामला जनाब ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का मामला नैब के लिए एक बहुत ही मुश्किल और हर लिहाज से एम्बैरसमेंट का बाइस बन रहा है। इस अहम मामले पे ये फ़ैसले और इसमें जो ख़ास तौर पे अदालती रिमार्क्स हैं नैब की तफ्तीश के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मुमताज़ माहिर क़ानून हैं जनाब अमजद परवेज़, जो जनाब शहबाज शरीफ के वकील भी थे इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद परवेज़ साहब। वैसे तो ये सिर्फ ज़मानत का मामला है, अदालत ने क्यों ज़रूरी समझा कि इस केस की मेरिट को भी इसमें डिस्कस किया जाए आपके ख्याल में? देखिए खान साहब, गुजारिश ये है कि अदालत के सामने 2 फ्री कैन का मौक़िफ़ जब पेश होता है तो अदालत ने दोनों फ्री कैन के मौक़िफ़ की तायीद और तरदीद में पेश होने वाले जो दस्तावेजी सबूत होते हैं उनको मुलाहिज़ा करके ही एक राय कायम करनी होती है। गो वो राय बादी नज़र में और टेंटेटिव नेचर की होती है, लेकिन बहर तौर ये कहना कि अदालत मेरिट को टच किए बगैर किसी भी ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला करे, शायद ये नामुमकिन है। फाजल जो डिवीज़न बेंच है उसने अपने इस फैसले में भी अदालत उस्मा के 3 फैसलों का तस्करा किया है। एक अव्वल खान केस है 2017 सुप्रीम कोर्ट है वो, और एक जैगम खान का केस है 2016। उसका हवाला देने के बाद अदालत ने ये करार दिया है कि आपने किसी भी ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला वैक्यूम में नहीं करना होता, आपको उसके लिए फ्री कैन की तरफ से पेश करदा दलाइल को रिकॉर्ड की रोशनी में देखने के बाद ये अखज़ करना होता है कि ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद या उसको कबूल करने के लिए क्या अदालत के लिए काफ़ी नहीं है कि अपहेल्ड या रिजेक्टेड एंड दैट्स इट, बस आपकी जो आर्गूमेंट थे वो काबिल कबूल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और आपकी ज़मानत नहीं दी जाती या आपको दी जाती है क्योंकि जो डिफेंस था वो प्रोसिक्यूशन जो था वो अपना केस साबित नहीं कर सका कि ज़मानत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी तफसीली है, ये 22 सफ़ों का फ़ैसला है। देखिए गुजारिश ये है कि जब नैब अपने आम मुकदमात जैसे 302 कत्ल का मुकदमा है उसमें एक FIR होती है, 4-5 बयान होते हैं। अब नैब के मुकदमात जो हैं इस केस में भी 15 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल है ये नैब का केस। अब उन 15 वॉल्यूम्स में से क्या बात सही है क्या गलत है, अदालत ने रीजनिंग देनी होती है अपने रिलीफ ग्रांट करते हुए। पाकिस्तान में एक कानून है जिसे हम जनरल क्लॉजेज एक्ट कहते हैं, उसकी दफ़ा 24 ये कहती है कि इवन एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी किसी शख्स की लिबर्टी या प्रॉपर्टी के बारे में कोई ऑर्डर पास करेगी तो वो रीजनिंग देगी। तो लामहला जो है वो रीजनिंग आनी ही आनी है। लेकिन ये बात मैं जो है वो अर्ज़ करता चलूँ कि बेल स्टेज पे जो अदालत की ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी नौयत टेंटेटिव
जो है ऑब्जर्वेशन अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा अमजद परवेज साहब, ये चले आशियाना रेफरेंस तो फाइल हो गया था नैब की जानिब से, लेकिन रमज़ान शुगर मिल्स का तो रेफरेंस फाइल भी नहीं हुआ था। गोया कि वो इल्ज़ामात पूरी तरह से अदालत के सामने नहीं थे, लेकिन उनकी बेल हो गई। तो वो किस बुनियाद पे हुई? नैब ने तो अभी अपना रेफरेंस बनाया ही नहीं था रमज़ान शुगर मिल्स पे। जहाँ तक बात है रमज़ान शुगर मिल के गंदे नाले की केस की, उसमें रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था, लेकिन नैब ने जिन लोगों के भी बयानात कलमबंद किए हुए थे और जो कोई रिकॉर्ड कब्जे में लिया हुआ था, उसको अदालत के मुलाहिजे के लिए दौरान समाअत पेश किया और हमें भी उसकी एक कॉपी दी। तभी मुमकिन हो सका कि हम उनके उस केस की जो मैलाफिडी थी वो अदालत के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करने में कामयाब हुए। लिहाजा ये कहना, और नैब ने कभी ये मौक़िफ़ फाजिल डिवीज़न बेंच के सामने नहीं लिया कि जी चूँकि रमज़ान शुगर मिल का केस हमने फ़ाइल नहीं किया तो हमें अपने मौक़िफ़ को डिफेंड करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है, बल्कि उन्होंने तो फुल विगर के साथ दस्तावेज़ात और शहादतें पेश करके ये साबित करने की कोशिश की कि जैसे मियाँ साहब ने एक पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट को अप्रूव करके को बहुत बड़ा जुर्म किया है। अच्छा, अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की, गो के ज़ाहिर है कि ये अभी इस पर बाकायदा मुकदमा नैब की अदालत में चलेगा, लेकिन क्या नैब के जो जज होंगे, जो एहतसाब अदालत होगी, वो अदालत की बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, इससे मुतासिर हुए बगैर रह सकते हैं वो जज साहब जो कि दरअसल मुकदमा चलाएंगे इन दोनों रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़? पाकिस्तान का कानून जो है, सेटल्ड लॉ ये है जी कि जो बेल मैटर्स में जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो टेंटेटिव नौइयत की होंगी और वो जो अल्टीमेट फेट है ट्रायल की उसको प्रेजुडिस नहीं करेंगी। ये अलग बात है कि अगर नैब के पास कोई शहादत ही नहीं है तो लामहल्ला फ़ैसला बरियत का आएगा, लेकिन ये है कि ये कहना कि अगर किसी फाजिल आला अदालत ने किसी बेल में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं तो उससे ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स प्रेजुडिस होंगी, ये कहना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अमजद परवेज साहब, ये रिपोर्ट हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को तिब्बी मुआयना कराना है, इसके लिए उनको लंदन जाना है और गो कि अब उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, तो आप कोई दरख्वास्त दे रहे हैं कि उनका नाम ECL से निकाला जाए? अदालत में आप ये केस मूव कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? जी, अदालत से रजू हो चुका है, जो बाकायदा रिट पिटीशन है वो फ़ाइल हो चुकी है, जिसमें मियाँ साहब की तरफ से ये इस्तदा की गई है कि वो मुल्क से बाहर अपने इलाज के सिलसिले में भी जाना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि सलमान शहबाज साहब के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसको दिल का अर्जा है, उसकी वहाँ पे सर्जरी हुई है, उस वजह से भी उनका जाना बनता है। उनके दूसरे बेटे के यहाँ बेटा हुआ था, उसको भी वो आज तक उन्होंने देखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने श्योरिटी दिया है, ट्रायल कोर्ट के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, बतौर CM पंजाब भी नैब के सामने पेश होते रहे हैं और उसके बाद भी बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी जब कभी नैब ने बुलाया है वो हमेशा गए हैं। तो इन हालात वाक़यात में उनका नाम ECL में जो शामिल होना है वो करीने इंसाफ तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमजद परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।